नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर को पिछले अंक में कवर किया गया है, आप उसे 26 सितंबर के अंक में सुन सकते हैं। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं गृह मंत्रालय से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सभी पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों के मुद्दों का वर्ष 2024 तक समाधान कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र 1950 के दशक से विद्रोह से ग्रसित है। इन समूहों की मांग भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्वायत्तता से लेकर भारत संघ से स्पष्ट संबंध विच्छेद तक है। आइए सबसे पहले इन विद्रोहों के कारण समझते हैं। संघीय नियंत्रण या क्षेत्र के बड़े निर्जातीय समूहों के प्रभुत्व ने शेष समूहों में असंतोष उत्पन्न करके जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा विकास की धीमी गति की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र और मुख्य धारा के भारत के बीच एक बड़ी खाई बन गई है। बांग्लादेश से असम में आए शरणार्थियों की वजह से लोगों में असंतोष का प्रसार हुआ है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसपा का प्रचार एक दमनकारी कानून के रूप में किया गया है और इस तरह विभिन्न विद्रोही समूहों द्वारा भी इसका विरोध किया गया। इसके अलावा शत्रु देशों के साथ लंबी साझा सीमा भी इसकी वजह है। आइए अब सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों को जानते हैं। विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता को प्रारंभ किया गया है और शांति समझौते भी किए गए हैं। पूर्वोत्तर के लिए वार्षिक बजट में वृद्धि करके विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ती है और ये स्वचालित रूप से पूर्वोत्तर से और पूर्वोत्तर की ओर लोगों, वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और विचारों के प्रवाह को बढ़ावा देगी। इसके अलावा क्षेत्र में कुछ अति हिंसक विद्रोही समूहों के विरुद्ध निरंतर सैन्य अभियान भी जारी किए जा रहे हैं। अगली खबर एफटीएस से जुड़ी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयातित वस्तुओं की गहनता से जांच की जाएगी। मुक्त व्यापार समझौते शून्य या रियायती आधारभूत सीमा शुल्क दर पर अधिकांश वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान करते हैं। इससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारत के विभिन्न देशों के साथ एफटीएस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे जापान, सिंगापुर आदि के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते और आसियान, सार्क आदि के साथ बहुपक्षीय व्यापार समझौते। हाल ही में वित्त मंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि एफटीएस के तहत आयात बढ़ रहे हैं और एफटीएस के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का भी दुरुपयोग हो रहा है, जिससे घरेलू उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। एफटीएस के तहत भारत को किए जाने वाले निर्यात के माध्यम से शुल्क अपवंचन के मामलों से निपटने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के लिए उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 यानी कारोटार 2020 लागू किया है। कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020 के तहत आयातकों को कठोर मानदंडों का पालन करना होता है, जैसे कि इसके तहत न केवल उत्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, बल्कि संदर्भ संख्या, उसे जारी करने की तिथि आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ साथ एक घोषणा पत्र भी अनिवार्य होता है। उत्पत्ति के देश, निर्माण प्रक्रिया, उत्पाद विशिष्ट मानदंडों आदि से संबंधित जानकारी को 5 वर्षों के लिए संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नियमों के प्रशासन के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों की शक्तियों को भी विस्तारित किया गया है। अगली खबर मॉस यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़ी है। मंत्रालय ने भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें दौर के एक भाग के रूप में जुलाई 2017 से जून 2018 तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.29% था। कुल सार्वजनिक व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी 25% थी, यानी केंद्र द्वारा कम व्यय किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। आइए अब रिपोर्ट के निष्कर्षों को जानते हैं। रिपोर्ट के तहत सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर रही जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 46% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 35% है, जबकि कुल संख्या 42% है। वहीं निजी अस्पतालों, धर्मार्थ संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित उपचार प्राप्त कर रही जनसंख्या 55% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 52% और शहरी क्षेत्रों में 61% जनसंख्या शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96% शिशु जन्म संस्थागत हुए थे। ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 14% और शहरी जनसंख्या के 19% भाग को स्वास्थ्य व्यय कवरेज प्राप्त था। अस्पताल के खर्च के रूप में ग्रामीण भारत में औसतन लगभग 15,937 रूपए और शहरी भारत में 22,031 रूपए आउट ऑफ पॉकेट चिकित्सा व्यय के रूप में व्यय किए गए थे। इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो
ग्रामीण भारत में लगभग 72% और शहरी भारत में 67% वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थे। इसमें भी यदि लैंगिक दृष्टि से देखें तो ग्रामीण भारत में 52% पुरुष और 90% महिलाएं आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, जबकि शहरी भारत में 43% पुरुष और 87% महिलाएं दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं। आइए अब बात करते हैं एपीएमसीज की, यानी कृषि उत्पादन विपणन समितियां। कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 के तहत किसानों को राज्य कानूनों द्वारा विनियमित कृषि उत्पाद बाजार समितियों या मंडियों के अलावा अन्य स्थानों पर अपनी उपज विक्रय करने का विकल्प होगा। ये विधेयक कृषि उपज का कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी एपीएमसीज में अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर से बाहर उसी राज्य में और अन्य राज्यों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। एपीएमसी एक केंद्र बिंदु है जहां कृषि उपज को आपूर्ति के लिए एक साथ रखा जाता है और यहां से देश के अन्य भागों में मांग के अनुसार वितरित किया जाता है। एपीएमसीज को मूल्य निर्धारण और उचित लेन देन सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया गया था और खरीदारों द्वारा भुगतान किए गए उपकर से नीलामी और भंडारण के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। कई एपीएमसीज ने ग्रामीण विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए निधियों का प्रयोग किया है। आइए अब जानते हैं कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एपीएमसी से संबंधित मुद्दे। इसके तहत लघु और सीमांत किसानों को विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपर्याप्त विपणन योग्य अधिशेष, निकटतम एपीएमसीज मंडियों का दूर स्थित होना और परिवहन सुविधाओं का अभाव। एपीएमसीज मंडियों में व्यापारियों की सीमित संख्या होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होती है। इसके अलावा व्यापारियों की गुटबंदी यानी कार्टेलाइजेशन की वजह से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दलाली शुल्क और मंडी शुल्क के रूप में मूल्यों में अनावश्यक कटौती होती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान की है। ये विधेयक हैं कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। ये कृषि उपज का कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी एपीएमसीज में अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर से बाहर उसी राज्य में और अन्य राज्यों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके तहत राज्य सरकारों को एपीएमसी क्षेत्रों से बाहर कोई भी बाजार शुल्क, उपकर या लेवी उद्ग्रहित करने से प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा विधेयक है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020। ये किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध कृषि के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसका उद्देश्य खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपजों को विनियमन मुक्त करना है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 75वें सत्र को संबोधित किया गया था। संबोधन के तहत मुख्य बिंदु रहे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सुधारों की मांग। इसके अलावा शांति अभियानों के लिए भारत के योगदानों का उल्लेख किया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत की पहल का उल्लेख किया गया। आपदा प्रतिरोधक संरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन किया गया। भारत श्रीलंका शिखर सम्मेलन। आइए अब जानते हैं शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं। सम्मेलन के तहत दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म आधारित संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता की घोषणा की गई है। नियमित परामर्श के माध्यम से मछुआरों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सहभागिता जारी रखने पर चर्चा की गई है। संस्कृति संबंधित संपर्क और बौद्ध धर्म, आयुर्वेद एवं योग जैसी साझी विरासतों के क्षेत्र में अवसरों की खोज करके दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना और रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में श्रीलंका को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने कोविड-19 महामारी के बीच उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। एनपीपीए औषधियों के मूल्य निर्धारण और वहनीय कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में कार्य करता है। ये औषध कीमत नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को भी लागू करता है और उनका प्रवर्तन करता है। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का एक संलग्न कार्यालय है।
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII। EDII एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संस्थान है जिसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। ये शीर्ष वित्तीय संस्थानों यानी IDBI बैंक लिमिटेड, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के समूहों का विस्तार करना, क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना और उद्यमिता में प्रशिक्षण देना आदि है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा EDII का नवाचार संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की स्थापना के लिए चयन किया गया है। फूड फोर्टिफिकेशन। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का लक्ष्य खाद्य तेल का विटामिन A और D के साथ फोर्टिफिकेशन करना है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब है प्रमुख पोषक तत्वों और खनिजों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D के अलावा चावल, गेहूं, दूध और नमक जैसे प्रधान खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा में वर्धन करने से है। ये पोषक तत्व प्रसंस्करण से पहले भोजन में मूल रूप से मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, या प्रसंस्करण के दौरान उनके नष्ट होने की भी संभावना होती है। फूड फोर्टिफिकेशन एक वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक, लागत प्रभावी, मापनीय और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के मुद्दे का समाधान करता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये प्रत्येक वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें शामिल किए गए विषय हैं जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसके लिए पात्रता है 45 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। इसके लिए 45 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो वो पात्र है। भारत के प्रवासी नागरिक और भारत में कार्यरत भारतीय मूल के व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली, साथ ही एप्लीकेशन। ये आतिथ्य उद्योग का सुरक्षित रूप से संचालन जारी रखने और होटल या यूनिट की सुरक्षा के बारे में स्टाफ, कर्मचारियों और अतिथियों के बीच विश्वास उत्पन्न करने में सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया एक ऐप है। इसमें कोविड-19 के लिए सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर प्रबंधन प्रतिबद्धता और स्वच्छता आदि जैसे तत्व शामिल हैं। ये भारतीय गुणवत्ता परिषद और पर्यटन मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।